सो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेड इजी। स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वॉइस की। नई नई चीज़ें बताऊंगा वॉइस के बारे में आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक मिसकंसेप्शन के तौर पे बच्चों में, टीचर्स में घूमती हैं, वो भी कंसेप्शन आपकी क्लियर करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूँ, एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, हिट द लाइक बटन। मेरे वीडियोस के लिंक्स शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है यूज़फुल है दूसरों के लिए। और साथ साथ सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं कर चुके हों तो अभी तक तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वॉइस की बातें। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो लोगों में घुसा हुआ है, टीचर्स में भी, स्टूडेंट्स में भी, कि वॉइस पूरे के पूरे सेंटेंस के बिलोंग करती है। वॉइस कभी भी सेंटेंस की नहीं होती। वॉइस हमेशा बिलोंग करती है वर्ब की। कौन सी वर्ब? वो वर्ब जो टेंस बताती है। क्लियर? इसको दिमाग में रखिएगा। वॉइस नेवर बिलोंग्स टू द होल सेंटेंस, इट बिलोंग्स ओनली टू द वर्ब। अब टाइप कितने होते हैं सबको मालूम है, दो, एक्टिव और पैसिव। कोई भी बता देगा। लेकिन क्यों क्या कहते हैं इसको एक्टिव और पैसिव? अब इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। गौर करिए, इन दोनों नामों में ही जवाब छिपा हुआ है। कैसे? एक्टिव जो कुछ करे, पैसिव जो करे ना, केवल बैठा बैठा मजा लूटे, आनंद ले, जिसके ऊपर असर पड़े कुछ होने का। बस यही बेसिक फर्क है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट को फोर्स करती है काम करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। तो अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो उस वर्ब की वॉइस एक्टिव है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में वर्ब जो होती है वो कभी भी अपने सब्जेक्ट को काम करने के लिए फोर्स नहीं करती, बल्कि उसको पैसिव बने रहने के लिए फोर्स करती। यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम का असर होता है, सब्जेक्ट के साथ काम होता है। क्लियर? ये डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ठीक, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, आप गौर से देखिए। मैं और इसको जूम करता हूँ। आई एम टीचिंग यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब सब्जेक्ट क्या है? आई। काम क्या हो रहा है? टीचिंग, पढ़ाने का। कौन कर रहा है? आई। क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्ब ऐसी है जो आई को फोर्स कर रही है काम करने के लिए। सब्जेक्ट एक्टिव तो वर्ब की वॉइस क्या हो गई? एक्टिव। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप यहां पे देखिए, यू आर बीइंग टॉट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट क्या है? यू। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। यू एक्टिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? वर्ब ऐसी लग गई कि ये काम कर ही नहीं सकता, पैसिव हो गया। और जैसे ये पैसिव हुआ, इस वर्ब की वॉइस क्या हो गई? पैसिव वॉइस। या ये देख लीजिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट टू यू। एक बार फिर वही चीज, ये सब्जेक्ट है, पढ़ाने का काम हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब ये पढ़ा नहीं सकता, तो वॉइस क्या हो गई? पैसिव। राइट? तो ये बेसिक फर्क था एक्टिव और। जब भी आप सेंटेंस देखिए बस इसी चीज को गौर करिए। अक्सर लोग पहचान बताते हैं, क्लास में टीचर ने पूछा कैसे पता लगाओगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस? हाथ उठाया, सर थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस। अरे परफेक्ट टेंसेस देखिए, थर्ड फॉर्म होती लेकिन एक्टिव में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर बाई लगा होगा पैसिव वॉइस, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन, बाई लगा है लेकिन पैसिव वॉइस नहीं है। तो वो सारी मिसकंसेप्शन है। यही मैं आपसे कह रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सही चीज क्या है कि अगर सब्जेक्ट एक्टिव यानी काम कर रहा है तो वॉइस एक्टिव। सब्जेक्ट पैसिव यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम का असर हो रहा है या सब्जेक्ट के साथ काम किया जा रहा है तो वर्ब की वॉइस पैसिव। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। राइट? अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको वॉइस में ध्यान रखने होते हैं। दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, आप देखिएगा, फिर मैं बदलना सिखाऊंगा कि कैसे बदलते हैं। पहली चीज, जब पैसिव वॉइस होगी, अगर वर्ब पैसिव वॉइस में होगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में। राइट? सब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस, वर्ब की वॉइस एक्टिव है तो सब्जेक्ट को काम करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट को एक्टिव होना पड़ेगा। और पैसिव वॉइस होगी तो सब्जेक्ट को इनएक्टिव रहना पड़ेगा। बस ये तीन पॉइंट्स थे जिससे आप पहचान पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंटरचेंज की। खासतौर से इंटरचेंज की बजाय मैं आपको एक्टिव से पैसिव में ले जाने का तरीका सिखाऊंगा। कुछ बातें जनरल जो आपको आती हैं, जो पहले से आप बचपन में सीख चुके हैं। क्या है? नंबर एक, सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हर हाल में जब आप पैसिव बनाएंगे, वर्ब को पैसिव में करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ही क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तभी तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जाए ही वहां पे, ऑब्जेक्ट बना दें। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे एजेंट होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का मतलब एजेंट, जो काम को कर रहा है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही तो काम करता है, वो पैसिव वॉइस में काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एजेंट। आमतौर पर उसके पहले बाई लगाते हैं, तो उस पूरी बाई के साथ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, बाई एजेंट फ्रेज। तो मैं ये बता रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बाई एजेंट फ्रेज आप लगाएं, अगर इम्पॉर्टेंट है तो लगाएं, ज़रूरत है उसकी, उसके बगैर काम नहीं चल रहा है तो लगाइए, वरना हटा दीजिए। ऊपर आप एग्जाम्पल में जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट था आई, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, मी। यानी कहीं आप देखिए बाई मी मैंने नहीं लगाया, क्योंकि बाई मी उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ये एक छोटी सी टेबल है जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एक दूसरे के दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनसे ये सब्जेक्ट्स बनेंगे, और ये सब्जेक्ट्स हैं तो इनसे ये ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, इसको आप देखिएगा। तीसरी चीज़, जो एक्शन वर्ब मैंने पहले भी बताया, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में। और उसके पहले एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि डिपेंड करेगी जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है। टेंस के हिसाब से एक टेबल ये बनी हुई है, जल्दी से आप देख लीजिए। अगर सिंपल टेंसेस हैं तो प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल या शैल के साथ बी हो गया। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस और आईएनजी, मेरे टेंसेस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जहां कंटिन्यूअस वहां आईएनजी। कंटिन्यूअस होगा, अब आईएनजी मेन वर्ब तो हमारी थर्ड फॉर्म में रहेगी, तो आईएनजी किसके लगाएंगे, बी की आईएनजी कर देंगे, बी। प्रेजेंट होगा इज एम आर, पास्ट होगा वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती मैं आपको बता दूंगा एंड में। परफेक्ट टेंसेस हैं तो अब यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मेन वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, उसके साथ हम बीन लगाएंगे, बी डबल ई एन। और प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है, पास्ट परफेक्ट है, हैड, फ्यूचर परफेक्ट होगा विल या शैल के साथ है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे अब आप देखिए ऊपर वाला सेंटेंस किसमें था, कंटिन्यूअस था, आई एम टीचिंग यू। जब इसकी पैसिव बनाई तो थर्ड फॉर्म बीइंग और उसके साथ आर, या थर्ड फॉर्म बीइंग और उसके साथ इज। ये इस टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये था एक जनरल रूल्स जो कि आपको करना ही करना है। सेंटेंस कैसा भी होगा इनमें आपको जाना ही पड़ेगा। और अब मैं अगला स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, जहां पर इसको हम जूम कर लेते हैं। कुछ खास टाइप के सेंटेंसेस जहां पर आपसे ज्यादातर गलतियां होती हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टाइप के सेंटेंसेस लिए जिनमें बहुत ज्यादा आपसे गलतियां होती हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड वो सेंटेंसेस जिनमें मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल होता है। माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी खराब है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केवल 2 पहचान, ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल 2 पहचान। नंबर 1 लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, कुछ केसेस एक्सेप्शंस को छोड़ के। वो एक्सेप्शंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब वो चाहे किसी भी वर्ब की वॉइस एक्टिव हो या पैसिव हो, आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आप देखिए पहला एग्जाम्पल ये है, अभी हम इसका वाई छुपा लेते हैं, अभी आप सिर्फ यहाँ से देखिएगा, ये भूल जाइएगा। मान लीजिए आपका सेंटेंस है आर यू रीडिंग दिस बुक, आर यू रीडिंग दिस बुक। बाकी सारे रूल आपने लगाए, दिस बुक को आपने सब्जेक्ट बनाया, यू को ऑब्जेक्ट बनाया, एजेंट बनाया, उसके पहले बाई लगा दिया, रीड की थर्ड फॉर्म रेड आपने लगा दी, कंटिन्यूअस था तो आईएनजी लगा दिया, बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आई, इज। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि इज इस सब्जेक्ट से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा, बस यही फर्क है। और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड लगा होगा, मैंने बताया इफ रिक्वायर्ड इन द बिगनिंग, तो अगर लगा है तो शुरू में रहेगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर व्हाट डू यू वांट, यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर? तो अब ये ऑब्जेक्ट अब जब सब्जेक्ट बनेगा, चूंकि क्वेश्चन वर्ड है शुरू में ही रहेगा, व्हाट के साथ इज आ गया, वांट की थर्ड फॉर्म, और यू को जब ऑब्जेक्ट बनाए तो बाय एजेंट फ्रेज हो गई बाय यू, राइट। उसी तरह से हु स्लैप्ड यू, स्लैप वर्ब है, हु क्या है सब्जेक्ट, यू क्या है ऑब्जेक्ट, यू बनेगा सब्जेक्ट, ठीक। तो हु बनेगा ऑब्जेक्ट, अब चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो शुरू में रहेगा ऑब्जेक्ट से, तो ये हो गई बाय एजेंट फ्रेज, बाय whom वर यू स्लैप्ड। फिर whom डिड यू टीच, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यू, ऑब्जेक्ट क्या है whom, क्वेश्चन वर्ड है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, शुरू में रहेगा हु। टेंस के हिसाब से वॉज आ गया, और सब्जेक्ट था, ये किस में बदल गया बाय एजेंट फ्रेज, यानी एजेंट बन गया यू और उसके पहले बाय लग गई। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। फिर स्टूडेंट्स नंबर आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस का, ठीक, इसको मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जहाँ पर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशंस ऐसी चीजें होती हैं। तो आमतौर पर ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होती है, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से। अगर मना किया जाएगा तो डोंट से होगा, नहीं मना किया जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा। तो जब आप जैसे ये एग्जांपल लेंगे, डू इट इमीडिएटली, इसको तुरंत करो, डू इट इमीडिएटली, ये एक्टिव वॉइस है। अब जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो तीन तरीके से बन सकती है, मैंने तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं और ध्यान से देखिए। एक तरीका क्या है जो सबसे आसान है, ऑर्डर हम अपने सामने वाले को देंगे तो सामने वाले को हमेशा यू कहेंगे सेकंड पर्सन, तो यू बन गया। ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस कभी भी पास्ट या फ्यूचर में नहीं हो सकते, वो हमेशा प्रेजेंट में होंगे, तो यू के साथ प्रेजेंट में क्या लग गया आर। अब सेंटेंस को देख के आपको लगता है अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड लग रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही तो रिक्वेस्टेड, कोई सलाह दी जा रही तो एडवाइज्ड, ध्यान रखिएगा एसईडी, सीईडी नहीं, सी कुछ नहीं होता, सी नाउन होता है, उसमें ईडी लगा नहीं सकते। और उसके बाद टू या नॉट टू, अगर डोंट लगा होगा तो नॉट टू, डोंट नहीं लगा होगा तो टू, और फिर इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट इमीडिएटली, हो गया। दूसरा तरीका, ऑब्जेक्ट उठाएंगे, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है इट, क्लियर, ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उसके पहले लेट, उसके बाद में बी या नॉट बी, भाई डोंट होगा तो नॉट बी वरना बी, वर्ब जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म, आगे जरूरत होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं, कुछ होगा तो लिख देंगे वरना कोई बात नहीं। जैसे लेट इट बी डन इमीडिएटली, बाय यू की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा तरीका, शुरुआत ऑब्जेक्ट से कर देंगे, साथ में शुड लगा देंगे, बी या नॉट बी वैसे, और थर्ड फॉर्म इट शुड बी डन इमीडिएटली, क्लियर। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंसेस का। और लास्ट में वो बताऊंगा आपको जहां पर मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं, विल, शैल, तो विल शैल तो आप फ्यूचर में देख ही चुके हैं, वुड है, शुड है, कैन है, मे है, कुड, माइट, यूज टू। अब यहाँ पर गलती लोग क्या करते हैं, नरेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस में विल आया होता है उसको वुड कर देते हैं, शैल आया होता है शुड कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, जो ऑक्सिलरी है वही रहेगी, आपको ऑक्सिलरी में कोई चेंज नहीं करना है, बस सिर्फ आपको चेंज क्या करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। मिसाल के तौर पे देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक, सारे चेंज पीछे से पढ़ते चले, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, लिफ्ट है, थर्ड फॉर्म लग गई, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म बना मी, उसके पहले लग गया बाय, कैन अपनी जगह पे है, बस सिर्फ एक एडिशनल चेंज क्या आया कि थर्ड फॉर्म से पहले लग गया बी, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी, राइट। तो ये था वॉइस के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, जो कंसेप्शन, मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में थी वो आज दूर हो गई हैं, ठीक है। तो आखिरी की रिक्वेस्ट वही कि लाइक करें, लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब अब तक कर चुके होंगे, नहीं किया होगा तो फिर से एक बार बता दूं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक